नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। एकाग्रता ही आपकी सफलता के लिए सबसे ज़रूरी है। आप जितना एकाग्र होंगे, जितना आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर, अपने टारगेट पर केंद्रित होगा, उतनी ही जल्दी आपको सफलता के रास्ते दिखने लगेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी की चौथी क्लास में शब्द विचार और परिभाषा उसकी और भेद। हिंदी व्याकरण की डेली क्लास आपकी शाम को हो रही है, तो आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें। इसके अलावा हमारे चैनल पर आपको हिंदी के मॉक टेस्ट, जीएस के मॉक टेस्ट, जीएस पूरी डेली पढ़ाई जा रही है। तो अगर आप वाकई में अपने टारगेट के प्रति, अपनी नौकरी के लिए पूरे ईमानदारी से तत्पर हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। आपको सफलता हर हाल में मिलेगी। आपको नंबर 1 कंटेंट पढ़ाया जाएगा, जिससे आपको परीक्षा में आपके उचित परिणाम मिलेंगे। तो ये वीडियो आपका मुख्य सेविका की परीक्षा, यूपी SSC PT की परीक्षा, बीडीओ की परीक्षा और यूपी पुलिस की परीक्षा, इसके अलावा वे सभी परीक्षाएं जहां पर हिंदी पूछी जाती है, उनके लिए महत्वपूर्ण है। आज हम हिंदी की चौथी क्लास में शब्द विचार, परिभाषा और उनके भेद पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हिंदी में आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी। ध्यान से इनको पढ़ना होगा, डेली इनका रिवीजन करना होगा। हिंदी बहुत ही आसान है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो निरंतर इसको रिवाइज करते हैं। अन्यथा पेपर में सब औंधे मुड़ गिरते हैं। हिंदी में तत्सम सही नहीं कर पाते हैं, तद्भव सही नहीं कर पाते हैं, शब्दों के प्रकार सही नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए रिवीजन और तल्लीनता से पढ़ना बहुत ही जरूरी है। हिंदी को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो हिंदी को बहुत ही अच्छा पढ़ते हैं और पूरे में से पूरे करके आते हैं, इसीलिए उनका सिलेक्शन हो जाता है। अगर आपको भी अपना सिलेक्शन पक्का करना है तो हिंदी को गंभीरता से लीजिए और इसे पूरे अच्छे तरीके से पढ़िए, जितना अन्य सब्जेक्टों को भी पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और मैं वीडियो के दौरान जो आपसे प्रश्न पूछूं उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और प्लीज वीडियो अंत तक देखें। तो हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। क्लियर है आपको? शब्द विचार आज का हमारा टॉपिक है और इसे ही हम बहुत अच्छे से समझेंगे, बारीकी से समझेंगे, शब्दों का वर्गीकरण को समझेंगे। तो पहली लाइन इसमें लिखी है, शब्द विचार हिंदी व्याकरण का दूसरा खंड है। पहला आपने वर्णमाला पढ़ा, दूसरा खंड क्या है? शब्द विचार, जिसके अंतर्गत शब्द की परिभाषा, भेद, उपभेद, संधि विच्छेद, रूपांतरण, निर्माण आदि से संबंधित नियमों पर विचार किया जाता है। क्लियर है आपको? तो आज आपको शब्दों का वर्गीकरण पढ़ाया जाएगा, उनसे जुड़ी परिभाषाएं आपको बताई जाएंगी, फिर डेली आपको शब्दों से जुड़े जितने भी टॉपिक हैं एक एक कराए जाएंगे। तो अच्छे से इस क्लास को भी पढ़िए, क्योंकि यहां पर आपके शब्द विचार का पूरा सार आज आपको मिल जाएगा। आपको शब्द में क्या क्या पढ़ना है, शब्द विचार में क्या क्या होता है, वो सब आज के वीडियो में आपको समझ में आएगा। तो एक बार फिर से समझिए, शब्द विचार हिंदी व्याकरण का दूसरा खंड है, जिसके अंतर्गत शब्द की परिभाषा, भेद, उपभेद, संधि विच्छेद, रूपांतरण, निर्माण आदि से संबंधित नियमों पर विचार किया जाता है। क्लियर है? शब्द विचार क्या है? अब शब्द की परिभाषा क्या होती है वो समझ लेते हैं। एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। शब्द का एक अर्थ होना चाहिए तो ही वो शब्द है, अन्यथा शब्द नहीं होगा। जैसे एक वर्ण से निर्मित शब्द है ना, ना का क्या अर्थ होता है? नहीं, तो इसका क्या है? एक अर्थ है। वाह, वाह का क्या अर्थ होता है? और, ये एक वर्ण से निर्मित शब्द है। अनेक वर्णों से निर्मित शब्द हैं कुत्ता, शेर, कमल, नयन, प्रसाद, सर्वव्यापी, परमात्मा आदि। ठीक है, आपका नाम भी एक से अधिक वर्णों से बना शब्द हो गया। क्लियर है आपको? तो भारतीय संस्कृति में शब्द को ब्रह्म कहा गया है। शब्द को ब्रह्म कहा गया है भारतीय संस्कृति में। क्लियर है आपको?
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको समझनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। अब पढ़ते हैं शब्द के भेद। क्लियर है आपको? टाइप्स ऑफ वर्ड, इंग्लिश में कहेंगे ऐसे। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद देखेंगे, फिर उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद देखेंगे, फिर प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद देखेंगे, और फिर अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद दिखेंगे। तो शब्द के भेद हम कितने तरीके से पढ़ेंगे? 4 तरीके से पढ़ेंगे। क्लियर है आपको? कौन कौन से? व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, और फिर अर्थ की दृष्टि से शब्दों के भेद को हम समझेंगे। क्लियर है आपको? एक एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से पढ़िए। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कौन कौन से होते हैं? व्युत्पत्ति मतलब होता है बनावट, ठीक है, जिनसे जैसे शब्द निर्मित होते हैं, जैसे उनके आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला होता है आपका ऋण, दूसरा यौगिक, और तीसरा योग ऋण। इनकी क्या परिभाषा है हम आगे अभी देखेंगे। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। क्लियर है? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ऋण, यौगिक, योग ऋण। ऋण, यौगिक, योग ऋण। लगातार बोलेंगे तो आपको याद होगा। गंभीरता से हर चीज पढ़िए, आपको निश्चित रूप से मजा आएगा। और आलस्य के साथ पढ़ेंगे तो आप 1 मिनट में बोर हो जाएंगे। बोरियत आपके मन की पकाई हुई खिचड़ी है। दुनिया में कोई भी चीज आपको बोर नहीं कर सकती अगर आप मन से एक्टिव हैं। अगर आप बोर हो रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर आलस्य एक्टिव है, आपके अंदर ऊर्जा की कमी है, आपका ध्यान कहीं और भटका हुआ है, इसलिए आप बोर हो रहे हैं। तो आप जितना खुद को इस क्लास में जोड़ेंगे, जो आपका टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उससे जितना ध्यान केंद्रित करेंगे, आपको कभी भी हिंदी या कोई अन्य विषय बोर नहीं करेगा। आप बोर हो रहे हैं जिसका अर्थ है कि आपके अंदर ऊर्जा की कमी है, आपके अंदर एकाग्रता की कमी है। क्लियर है आपको? जब आप ध्यान देंगे तो हर चीज में आपको रस मिलेगा, आनंद मिलेगा। तो ऋण शब्द क्या होते हैं? जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से ना बने हों और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता, वे ऋण शब्द कहलाते हैं। समझ रहे हैं आप कि जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से ना बने हो, मतलब किसी अन्य शब्दों के योग से ना बने हो और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो तथा जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता है, इन्हें आप तोड़ेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, वे ऋण शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका कल है, तो कल को अगर आप तोड़ देंगे तो इसका कोई अन्य अर्थ नहीं निकलेगा, पर इसमें का, ल, पर, का टुकड़े करने पर कोई कुछ अर्थ नहीं है। जैसे कल और पर शब्द हैं 2, इनको अगर आप तोड़ेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, अतः ये निरर्थक है। तो ऋण शब्द कैसे हुए? जिनको तोड़ने पर उनका कोई अर्थ ना निकले और वो किसी 2 शब्दों के मेल से ना बने हो, किसी अन्य शब्दों के मेल से ना बने हो, वो ऋण शब्द होते हैं। क्लियर है? ध्यान से समझिए एक बार फिर से। ऋण शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो किसी अन्य शब्दों के योग से ना बने हो और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो तथा जिनके टुकड़ों से कोई अर्थ ना निकले, वे शब्द क्या कहलाते हैं? ऋण शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका कल हो गया, पर हो गया, है ना, तो ये क्या है? आपके ऋण शब्द हैं। फिर आता है आपका यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हो। कई सार्थक शब्दों को जोड़ के जब आप कोई शब्द नया बनाएंगे तो वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका देवालय, देव धन आलय जोड़ा तो देवालय बन गया। राजपुरुष, राज धन पुरुष, राजपुरुष बन गया। यहां पर 1 बार प्लस हो गया, 2 बार बन गया तो उसको नजरअंदाज करेंगे। फिर आपका हिमालय, हिम धन आलय, हिमालय बन गया। देवदूत, देव धन दूत, ये सभी शब्द 2 सार्थक शब्दों के मेल से बने हैं। क्लियर है आपको? यौगिक शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हो वो यौगिक शब्द कहलाते हैं तथा एक नया अर्थ उसका देते हो। देवालय, देव का आलय, राजपुरुष, राजधन पुरुष, हिमालय, हिम धन आलय। क्लियर है आपको? अगला है आपका इसका भाग योग ऋण शब्द। वे शब्द जो यौगिक तो हैं किंतु सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग ऋण कहलाते हैं। समझ रहे हैं? वे शब्द जो यौगिक तो हैं किंतु सामान्य अर्थ को ना प्रकट करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग ऋण कहलाते हैं। जैसे आपका पंकज और दशानन। तो पंकज में क्या है? पंकज में पंक धन जा जोड़ेंगे तो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला इसका अर्थ निकलता है। पंक में जब आप जा जोड़ेंगे तो उसका अर्थ बदल जाएगा।
क्या अर्थ निकलेगा? कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कोई तीसरा ही अर्थ निकल रहा है, सामान्य अर्थ में प्रचलित ना होकर कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया। तो ये किसके अर्थ में रूढ़ हो गया? कमल के अर्थ में। कमल का पर्यायवाची बन गया क्या? पंकज। क्लियर है आपको? अतः पंकज शब्द योग रूढ़ है। अब इसी प्रकार है आपका दशानन। दस का अर्थ है दश, आनंद का अर्थ है मुख, तो वाला रावण के अर्थ में प्रसिद्ध हो गया। तो जो अपना अर्थ ना दे, किसी अन्य के अर्थ में प्रयोग हो, वो क्या कहलाता है? आपका योग रूढ़ शब्द। क्लियर है आपको? तो योग रूढ़ आपका। अब आपके उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद समझेंगे। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। क्लियर है? पहले आपने व्युत्पत्ति के आधार पर पढ़ा, अब आप उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद पढ़ेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद क्या है? एक तो आपका तत्सम शब्द हुआ। तो जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। समझ रहे हैं आप? जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। अग्नि, क्षेत्र, वायु, रात्रि, सूर्य आदि, ये सब क्या है? आपके तत्सम शब्द है। ठीक है? जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं वे आपके क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्लियर है आपको? फिर आपका इसमें दूसरा है तद्भव शब्द। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको पहले से पता होंगी थोड़ी बहुत, लेकिन अगर नहीं पता होंगी तो ध्यान से पढ़िए। हर चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पेपर में आती है, और जो पेपर में आती है उसका कुछ ना कुछ तो लेवल होता ही है, तभी पेपर में पूछी जा रही है। अगर इतनी ही आसान होती तो पेपर में क्यों पूछी जाती? तो आपके मन में जो गलतफहमी बैठी है कि हिंदी बहुत आसान है, पेपर के टाइम पढ़ लेंगे, उस गलतफहमी से बाहर निकल आइए। क्योंकि जो जिनके अंदर ये गलतफहमी होती है, पेपर उनकी गलतफहमियां दूर कर देता है। तो गंभीरता बनाए रखिए अपने अंदर। और बोर हो रहे हैं तो आपके अंदर कमी है, आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है, आपके अंदर आलस्य भरा हुआ है, आपके अंदर ऊर्जा की कमी है, तभी आप बोर हो रहे हैं। जब आप ध्यान दे रहे होंगे, एकाग्र हो रहे होंगे, तो अब आपको कोई भी चीज बोर नहीं कर सकती। आपके अंदर ऊर्जा का एक ऊंचा लेवल होगा, आपके अंदर एनर्जी भरी पड़ी होगी, तब कोई भी चीज आपको बोर नहीं करेगी। जब आप थके हुए होते हैं, ऊर्जा विहीन होते हैं, तभी चीजें आपको बोर करती हैं। तो तद्भव शब्द क्या होते हैं? जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे आग का अग्नि, खेत का क्षेत्र। जैसे अग्नि तत्सम था लेकिन बदल के हिंदी में आया, आग हो गया, तो ये तत्सम हो गया, तद्भव हो गया। क्षेत्र तत्सम था, उसका तद्भव क्या हुआ? खेत हो गया। रात्रि आपकी तत्सम थी, रात उसका क्या हो गया? तद्भव हो गया। सूर्य आपका तत्सम था, सूरज उसका क्या हो गया? तद्भव हो गया। तो क्लियर है आपको? जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए वे तद्भव कहलाते हैं। क्लियर है आपको? तो दो भाग तो ये हो गए आपकी उत्पत्ति के आधार पर। फिर आता है आपका देश शब्द। क्या? देश शब्द। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए वे देश शब्द कहलाते हैं। यह भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो हर चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो वे देश शब्द कहलाते हैं। तो इनका उदाहरण क्या है? पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना। ये आपके हिंदी के मूल शब्द नहीं है, ना संस्कृत के मूल शब्द हैं, लेकिन ये आपके देशज भाषा मतलब आपके क्षेत्रीय प्रभाव के कारण बन गए हैं और प्रचलित हो गए हैं, तो इसलिए इनको देश शब्द कहते हैं। आपका अगला है विदेशी या विदेश शब्द। तो विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। ऐसे शब्द विदेशी अथवा विदेशज शब्द कहलाते हैं। फिर क्या होगा? विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। ऐसे शब्द विदेशी अथवा विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे स्कूल, अनार, आम, कैंची, अचार, पुलिस, टेलीफोन, रिक्शा आदि, ये सब क्या है? विदेशज शब्द हैं। क्लियर है आपको? तो चार आपके भेद हो गए हैं व्युत्पत्ति के आधार पर, एक उत्पत्ति के आधार पर, और तीन आपके भेद थे व्युत्पत्ति के आधार पर। क्लियर है ना? तो चार आपके कौन से हुए उत्पत्ति के आधार पर? तत्सम हुआ, तद्भव हुआ, और कौन सा हुआ? देशज हुआ और विदेशज हुआ। ये चार आपके उत्पत्ति के आधार पर हुए। और व्युत्पत्ति के आधार पर कौन हुआ? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। क्लियर है आपको?
तो ऐसे कुछ विदेशी शब्दों की सूची नीचे दी जा रही है, उन्हें एक बार आप पढ़ लेते हैं, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछेंगे ये कौन सी भाषा का शब्द है, कौन सी भाषा से हिंदी भाषा में शामिल हुआ। तो अंग्रेजी भाषा से कौन कौन से शब्द हम यूज कर रहे हैं? कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविजन, डॉक्टर, लेटर बॉक्स, पेन, टिकट, मशीन, सिगरेट, साइकिल, बोतल आदि, ये क्या हम अंग्रेजी भाषा से यूज करते हैं। हिंदी में कौन से फारसी शब्द हिंदी में यूज करते हैं? अनार, चश्मा, जमींदार, दुकान, दरबार, नमक, नमूना, बीमार, बर्फ, रुमाल, आदमी, चुगलखोर, गंदगी, चापलूसी आदि। ये क्या है? ये फारसी भाषा के शब्द हैं जो हम अपनी हिंदी भाषा में या बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। क्लियर है आपको? चीजों को गंभीरता से लें, यहां से कई प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और फिर से पूछे जाएंगे। अरबी भाषा के कौन से शब्द हैं? औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, कानून, खत, फकीर, रिश्वत, औरत, कैदी, मालिक, गरीब आदि, ये क्या है? अरबी भाषा के शब्द हैं। और तुर्की भाषा के कौन से शब्द हैं? कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दरोगा, बहादुर आदि, ये सब क्या है? तुर्की भाषा के शब्द हैं। तो दरोगा और लाश, कई बार बारूद, ये पूछा गया है कौन सी भाषा के शब्द हैं। पुर्तगाली से भी कई शब्द हमारी भाषा में आ गए हैं, तो वो कौन से हैं? अचार, आलपीन, कारतूस, गमला, चाबी, तिजोरी, तौलिया, फीता, साबुन, तंबाकू, कॉफी, कमीज आदि, ये क्या कौन सी भाषा से आए? पुर्तगाली भाषा से। फिर फ्रांसीसी भाषा से कौन से शब्द आए? पुलिस, कार्टून, इंजीनियर, कर्फ्यू, बिगुल, ये सब कौन सी भाषा से आए? फ्रांसीसी भाषा से। फिर चीनी भाषा से कौन से शब्द आए? तूफान, लीची, चाय, पटाखा आदि, ये किस भाषा से आए? चीनी भाषा से आए हैं। और फिर आपके यूनानी भाषा से आए हैं टेलीफोन, टेलीग्राफ, एटम, डेल्टा आदि। और जापान से आपका रिक्शा आया, डच से आपका बम आया। क्लियर है आपको? ये अन्य भाषाओं के शब्द थे जो हिंदी भाषा में या हमारी बोलचाल की भाषा में सम्मिलित हो गए। अब प्रयोग के आधार पर शब्द भेद कौन से हैं? आपको अभी तक का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो आपको समझ में ना आए वो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में आपको समझा दूं, लेकिन मैं पहले से ही कोशिश करता हूं कि आपको एक एक चीज डिटेल में बताई जाए ताकि आपके मन में कोई प्रश्न ना रहे। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका, कोई गुंजाइश हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके समस्याओं को हल करने का प्रयत्न करूंगा। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। कौन से? निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। पहला आपका संज्ञा, दूसरा आपका सर्वनाम, तीसरा आपका विशेषण, चौथा आपका क्रिया। ये कौन से आधार पर है? प्रयोग के आधार पर शब्दों के 8 भेद होते हैं। क्लियर है? तो क्रिया तक आपने समझ लिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो 8 प्रकार के आपके भेद होते हैं प्रयोग के आधार पर। क्लियर है आपको? उपर्युक्त 8 प्रकार के शब्दों को भी विकार की दृष्टि से 2 भागों में बांटा जाता है, विकारी और अविकारी। अब विकारी क्या होते हैं और अविकारी क्या होते हैं उनको समझ लेते हैं, है ना? हर चीज समझते हुए चलिए, बहुत ही बारीकी से आपका अध्ययन चलता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी क्लास पूरी हो गई, कब आपका विषय पूरा हो गया। तो विकारी शब्द क्या है? जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है या होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। ऐसा इनकी परिभाषा एक और होती है कि जिन शब्दों का लिंग, वचन और काल के आधार पर रूप परिवर्तन होता रहता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। लिंग, काल, वचन के आधार पर रूप परिवर्तित होता रहता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। तो इसमें कैसे कौन शब्द है? कुत्ता का कुत्ते हो गया, कुत्तों, मैं, मुझे, हमें, अच्छा, अच्छे, खाता, खाती, खाते, ये सब क्या है? इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द आते हैं। जो आपके संज्ञा शब्द होते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं, विशेषण शब्द होते हैं, ये और क्रिया शब्द होते हैं, ये विकारी शब्द हैं। क्या है? विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। यहाँ किंतु, नित्य और हे, अरे आदि शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है? तो इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं?
क्रिया विशेषण आता है, संबंध बोधक आता है, समुच्चय बोधक आता है और आपका विस्मयादि बोधक आता है। क्लियर? तो अभिकारी में कौन कौन सा आता है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है। तो और विकारी में कौन कौन से आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सब आपके विकारी शब्द हैं। क्लियर है आपका? तो इससे पहले कि मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊं, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं जो हमारे चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस से जुड़ी हुई है। क्लियर है आपको? तो मुख्य सेव का स्पेशल पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 450 रुपए है। इस बैच का नाम है मुख्य सेव का गरिमा बैच। इससे जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च करना है और मैसेज करना है, या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस बैच को वही लोग ज्वाइन करें जिन्होंने संकल्प लिया है कि हमें यह नौकरी पानी है मुख्य सेवका की, इसमें हमारा सिलेक्शन पक्का होना चाहिए। वो लोग जरूर जुड़े जो दृढ़ संकल्पित हैं अपना स्थान एक पक्का करने के लिए, जिन्होंने सपना देखा है इस नौकरी को अपना बनाने का। तो मात्र 450 रुपए में आप इससे जुड़ सकते हैं। आपको नियमित मार्गदर्शन मिलेगा और आपको सभी नोट्स मिलेंगे। सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको दी जाएंगी, नोट्स की पीडीएफ आपको दी जाएंगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सॉल्यूशंस आपको दिया जाएगा। इसके अलावा आपको करंट के नोट्स दिए जाएंगे और जितने भी सब्जेक्ट आपकी सिलेबस में होंगे उन सब की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो मात्र 450 रुपए में आप 40 से 45 हजार तक की नौकरी का सफर तय कर सकते हैं। अगर आप दृढ़ संकल्पित हैं, आपने अपने सिलेक्शन का सपना देखा है और आप भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते अपनी पढ़ाई के लिए, तो जरूर जुड़िए मात्र 450 रुपए में मुख्य सेव का स्पेशल बैच मुख्य सेव का गरिमा बैच से। इससे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च करें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में लिंक मांगेंगे तो वहां भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्लियर है आपको? तो देखते हैं अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो शब्द विचार से जुड़े हुए हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? बताइए। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 6 या 8? ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? बी ऑप्शन आपका सही है, 4। कौन कौन से आपके? एक तो तत्सम हो गया, दूसरा तद्भव हो गया, तीसरा आपका देशज हो गया, चौथा आपका विदेशज हो गया। क्लियर है आपको? तो पहला का ऑप्शन आपका कौन सा सही है? बी। 4 प्रकार के भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं? बताइए। तत्सम कहलाते हैं या तद्भव कहलाते हैं या देशज कहलाते हैं या विदेशज कहलाते हैं? बताइए। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं? बताइए। तो वो शब्द क्या कहलाते हैं आपके? तत्सम कहलाते हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जो संस्कृत की भाषा से सीधे हिंदी में प्रयोग होने लगे वो शब्द क्या कहलाए? तत्सम कहलाए। मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा, दूसरे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? बताइए। निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? वाचनालय है या समतल है या विद्यालय है या पशु है? तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के थे। एक आपका रूढ़ था, दूसरा यौगिक था और तीसरा आपका योग रूढ़ था। तो रूढ़ शब्द की पहचान क्या थी? कि वो ना तो किसी से जुड़कर बना हो, है ना, और उसको तोड़ने पर कोई नया अर्थ ना निकले। तो वाचनालय को तो आप तोड़ सकते हैं, वाचन धनालय। समतल को भी आप तोड़ सकते हैं, सम धन तल। और विद्यालय को भी आप तोड़ सकते हैं, विद्या धनालय। लेकिन आप पशु को नहीं तोड़ सकते। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। रूढ़ शब्द कौन सा है इसमें? पशु है। क्लियर है आपको? अब आपका अगला प्रश्न है, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है? बताइए। इसमें से कौन सा शब्द आपका योग रूढ़ है? पवित्र है या कुशल है या विनिमय है या जलज है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो चौथे का आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? जलज। जल धन जा एक नया अर्थ निकालता है कमल को। तो योग रूढ़ शब्द कौन होते हैं? जो एक नया अर्थ निकाल के दें आपको, ठीक है, किसी और ही नाम से प्रसिद्ध हो जाए, किसी और ही चीज के लिए प्रसिद्ध हो जाए। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? बताइए। निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? मलयज है या जलज है या पंकज है या वैभव है? बताइए। निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया रूढ़ शब्द क्या होगा? जिसको हम तोड़ ना सकें, है ना। यहाँ पर मल का एक अर्थ निकलेगा, जल का अर्थ निकलेगा, है ना। पंकज को तो आप तोड़ ही सकते हैं ना, पंक और जा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 5वें का डी।
वैभव को आप नहीं तोड़ सकते। तो ये क्या हो गया, रूढ़ शब्द है आपका। तो पांचवे का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आपका अगला प्रश्न है, परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? बताइए, तत्सम में आता है, या तद्भव में आता है, या देशज में आता है, या विदेशज में आता है? परीक्षा शब्द किस तरह का शब्द है? ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो छठे का आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए, तत्सम शब्द है। परीक्षा कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न ऑप्शन है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? बताइए, आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? क्या अग्नि है, क्या प्रार्थना है, क्या खेत है, या लोटा है? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो अग्नि तो आपका तत्सम शब्द हो गया, प्रार्थना भी आपका तत्सम शब्द हो गया, है ना, खेत आपका तद्भव शब्द हो गया, तो बचा कौन देशज शब्द? लोटा। लोटा आपका देशज शब्द है। तो सातवें का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? बताइए, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ कहलाते हैं, या यौगिक कहलाते हैं, या योगरूढ़ कहलाते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो आठवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो आठवें का जो सही ऑप्शन है आपका यौगिक। यौगिक में कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती, वो दोनों का अर्थ मिलाकर देते हैं। क्लियर है? निम्न में कौन यौगिक शब्द है? बताइए, निम्न में से कौन सा यौगिक शब्द है? लेखक है, या पुस्तक है, या विद्यालय है, या योगी है? बताइए कौन सा होगा? तो इसमें यौगिक शब्द कौन सा हो जाएगा आपका? 9 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विद्यालय जो शब्द है आपका, ये यौगिक शब्द है। क्लियर है आपको? अच्छे से पढ़ते रहिए और फोकस्ड रहिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जो मैं आपसे आज का प्रश्न है आपका, कि आज आपको गणेश के 5 पर्यायवाची लिखने हैं। गणेश के 5 पर्यायवाची आज आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो देखा होगा तो जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आप पूरा वीडियो देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पड़ोसी, गोधूम, बहु, या शहीद? बताइए, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्दों का चयन कीजिए। ये तो मैंने आपको मॉक टेस्ट में कराया है। तो इसमें कौन सा आपका तत्सम शब्द है? बी आपका गोधूम, है ना, ये आपका तत्सम शब्द है। आपका अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बताइए, इसमें से कौन सा आपका तद्भव शब्द है? क्या बैंक है, क्या मुंह है, या मर्म है, या प्रलाप है? बताइए, इनमें से कौन सा आपका तद्भव शब्द है? बैंक तो आपका विदेशी शब्द हो गया, मर्म आपका तत्सम हो गया, प्रलाप आपका तत्सम हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मुंह। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द कौन सा है? बी ऑप्शन मुंह आपका तद्भव शब्द है। तो आपने कितने प्रश्न सही किए ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपको कितना वीडियो अच्छा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतजार रहता है। इसके अलावा गणेश भगवान के आपको 5 पर्यायवाची लिखना है। आप 4 लिख दीजिएगा, अगर 5वां ना मिल रहा हो आपको। जितने आपको याद आ रहे हो जरूर लिखिएगा, सर्च करके लिखिएगा, किताब से देख कर लिखिएगा, और अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि हिंदी भी उतनी ही ज़रूरी है जितना आपको सिलेक्शन के लिए और विषय ज़रूरी है। हिंदी में आप पूरे से पूरा कर सकते हैं अगर आपने हिंदी को सही से पढ़ा है, वरना हिंदी में गुड़ का गोबर करके आते हैं सब लोग। जो असफल होते हैं वो हिंदी को हल्के में लेकर असफल होते हैं। आपको सफल होना है तो हिंदी को लगातार पढ़ते रहिए, बाकायदा नोट्स बनाकर पढ़िए, जिससे आपकी यहाँ से कोई भी प्रश्न गलत ना हो। तो ये रहा आपका हिंदी का चौथा पार्ट, हिंदी व्याकरण में शब्द, विचार, परिभाषा और भेद। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके आप जरूर बताएंगे, और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।